जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। तो जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि इसमें टोटल 1600 प्रश्न रहे और ओनली आपको एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी इसमें है। आप प्रश्न देखकर पता लगा सकते हैं कि एनसीईआरटी सिर्फ है। तो इसको हम ख़त्म कर देंगे और आप लोग लाइक शेयर, ठीक है, ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा तो फिर अगला वीडियो डाल देंगे। अगर लाइक शेयर में कमी नहीं रहेगा तो ठीक है। चलिए, आप लोग से एक ही उम्मीद है, लाइक और शेयर आप लोग जितना से जितना होगा करिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, क्या उन्हें भूखे रहने से बचाया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, क्या उन्हें भूखे रहने से बचाया जा सकता है? हाँ, बचाया जा सकता है। इसका आंसर होगा हाँ। इसका आंसर होगा सी नंबर, हाँ। समुचित वितरण से उसे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अध्यापक अध्यापक इस पर चर्चा करे कि मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है? भोजन किस लिए जरूरी है? तो ऊर्जा के लिए जरूरी है, ठीक है। भोजन ऊर्जा के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, कमर की अस्थियों को किस श्रेणी की हड्डी कहते हैं? कमर की अस्थियों को किस श्रेणी की हड्डी कहते हैं? इसका आंसर होगा डी, कुछ अन्य अस्थियां। नेक्स्ट है, कमर की हड्डियों का सबसे बड़ा और ज्यादा कटावग्रस्त हिस्सा क्या कहलाता है? कमर की हड्डियों का सबसे बड़ा या फिर बोल रहा है ज्यादा कटावग्रस्त हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा चार का एक नंबर, बैठने की हड्डी। बैठने की हड्डी। नेक्स्ट है, आप अपने कान और नाक को छूकर हिलाने पर किस प्रकार की हड्डी मिलता है? अगर आप अपना नाक को हिलाते हैं छूकर तो किस प्रकार का हड्डी मिलता है? तो इसका आंसर होगा लचीला। कान के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो कान के ऊपरी भाग को कहते हैं उपास्थि, कार्टिलेज, उपास्थि कहते हैं उसे। नेक्स्ट है, पेशियों में संकुचन और अस्थियों में संकुचन का क्या अंतर होता है? अंतर यहाँ पर पूछ रहा है क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, पेशियां अधिक लचीला होती है और अस्थियां कठोर होती है। शरीर में अस्थियों और मांसपेशियों का समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा शरीर की गति नियंत्रित करना। विपरीत दिशा में संकुचन से अस्थियों की अवस्था क्या हो जाती है? तो इसका आंसर होगा संकुचित और फूलने वाली। नेक्स्ट है, किस अवस्था में अस्थियां अपने पहली स्थिति में आ जाती है? पहली स्थिति में आ जाती है तो पेशियों के संकुचन के बाद पहली स्थिति में आ जाती है। अस्थियों और पेशियों के संकुचन और वितरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग शीतलन या संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट है, शीतलन और संकुचन हड्डियों के साथ जुड़े रहने वाले जोड़ किस प्रकार के होते हैं? तो ये जोड़ जो होता है वो होता है अस्थाई। कटाई के साथ जुड़े होते हैं, कटाई के साथ जुड़े होते हैं केसुरुक। केसुरुका जो होता है ना, केसुरुक, केसुरुक वही। केसुरुक दंड की संख्या 33 होता है। नेक्स्ट है, केचुआ के शरीर के पीछे का हिस्सा किस किससे ढका होता है? केचुए के शरीर का पीछे का हिस्सा जो ढका रहता है वो किससे? बाल से। केचुए की गति का केंद्रीय अंग क्या है? केचुए की गति का केंद्रीय अंग क्या है? तो केचुए की गति का केंद्रीय अंग जो है वो है आपको पेट। केचुए की गति का केंद्रीय क्या अंग है? पेट। केचुए के पीछे के हिस्सा का क्या नाम होता है? तो इसका सही आंसर होगा 16 का डी होगा, श्रोक। केचुआ अपने पिछले हिस्से को जमीन की सतह पर कैसे पकड़ता है? जमीन की सतह पर कैसे पकड़ता है? तो इसका आंसर होगा आपको श्रोक द्वारा। केचुआ का कौन सा हिस्सा आगे चलता है
केचुआ का कौन सा हिस्सा आगे चलता है? तो इसका आंसर होगा सिर। केचुए के पीछे के हिस्से की पकड़ का क्या महत्व है? केचुए के हिस्से के पीछे का पकड़ का क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा गति। गति प्रदान करता है। केचुए के शरीर पर दिशाओं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दिशा परिवर्तन कहते हैं। केचुआ मिट्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? केचुआ मिट्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। घोंगा का कवच किस प्रकार की संरचना होती है? घोंगा का कवच किस प्रकार की संरचना होती है? तो इसका आंसर होगा मांसल संधि। मांसल संधि 22 का होगा बी, मांसल संधि। चलिए आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। घोंगा की पाद में लहरदार गति से आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? लहरदार गति से आगे बढ़ने को कहते हैं रेंगना। नेक्स्ट है यहाँ पर कि घोंगे की मांसल पाद किससे छूने से सिकुड़ जाता है? किसे छूने से सिकुड़ जाता है? मांसल पाद किसे छूने से सिकुड़ जाता है? तो इसका आंसर आपको 24 नंबर का आंसर होगा एक। कवच को छूने से ऊपरी भाग जो रहता है ना, मोलास्का संघ में आता है घोंगा, उसके ऊपरी भाग को जब छुएगा तो सिकुड़ जाएगा। घोंगा का कवच क्या है? घोंगा का कवच क्या है? तो घोंगा का कवच जो है वो बाह्य कंकाल है। घोंगा का कवच बाह्य कंकाल है। तिलचट्टे की 3 जोड़े जहाँ होते हैं, मतलब 3 जोड़े उसके पैर होते हैं, ठीक है। तो वही बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर 26 का आंसर होगा एक, चलने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है तिलचट्टे का बाहरी कंकाल क्या करता है? तो बाहरी कंकाल, तिलचट्टे के बाहरी कंकाल का काम जो है उस शरीर की सुरक्षा प्रदान करना। तिलचट्टा ऑर्थोपोडा संघ में आता है। तिलचट्टा के शरीर का निचला भाग क्या कहलाता है? तिलचट्टे के शरीर का निचला भाग जो कहलाता है वो कहलाता है अधोभाग। अधोभाग। आसपास उड़ने वाले किस प्रकार के जीव होते हैं? तो उड़ने वाले जीव होते हैं। उड़ने वाला जीव कैसा होगा? उड़ने वाला होगा। पक्षियों के शरीर में वायु कोश का मुख्य कार्य क्या है? देखिए वायु कोश का मुख्य कार्य यहाँ पे होगा, उसे उड़ने में मदद करता है, ठीक है। वो हल्का हो जाता है ना, पक्षी के पैर रहता है, खोखला रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है पक्षियों का कौन सा अंग मजबूती से जुड़ा रहता है? तो इसका आंसर होगा डायना। पक्षियों के पक्षियों के अस्थियों का वायुकोश किससे भरा रहता है? गैस से, इसलिए हौला रहता है, पक्षी उड़ता है। किन्हीं पक्षियों का शरीर क्यों हल्का रहता है? सभी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फु- अस्थियों के फुलाने के कारण, या फिर फुल, उसके बाद देखिए यहाँ पर वायु कोश के भरने के कारण, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वायु कोश भरने के कारण, या और दिया हुआ है यहाँ पर पंखों के फैले होने के कारण। पंखा फैला होता है ना, उसके कारण भी उड़ता है। इसका आंसर होगा डी नंबर। किस प्रकार की मछली की विशेष आकृति है जिसके कारण वह इधर उधर बहक जाती है? तो बहक जाती है, तो इसका आंसर होगा 34 का जो है एक नंबर होगा धाराश्रीय किस्म। मतलब धारा रेखीय उसका शरीर होता है मछली का, धारा रेखीय। मछली की पूंछ का क्या उपयोग होता है? मछली का पूंछ का उपयोग होता है तैरने के में, और क्या इसमें होगा? 35 का आंसर होगा सी नंबर। मछली के शरीर पर एफ आई एन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऊपर और नीचे। मछली के कंकाल द्रवुड़ की क्या भूमिका है? मछली के कंकाल की द्रवुड़ की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए 37 का जो आंसर होगा आपको डी नंबर होगा, श्वसन प्रणाली को सपोर्ट करना, ठीक है। 37 का डी नंबर होगा। सांप के शरीर की लहरदार गति से क्या लाभ होता है? सांप की गति जो लहरदार होती है, ठीक है, लहरिया काट के जो चलता है, उसका कारण है उसको तैरने में मदद होता है, ठीक है, तैरने में मदद होता है लहरदार गति। सर्प के सिर के विपरीत छोर पर, सॉरी 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 सर्प सर्प के सिर के विपरीत छोर क्या लाभ प्रदान करता है? क्या लाभ प्रदान करता है? विपरीत छोर जो रहता है पीछे वाला, वो क्या प्रदान करता है? देखिए तो 39 का आंसर होगा एक नंबर, तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सर्प के शरीर के कौन से हिस्से मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करते हैं? लहरदार गति उत्पन्न करते हैं, तो इसका भी आंसर होगा विशेष पेशियां।
नेक्स्ट है सर्प के कौन से भाग में अव्यवस्थिति गति होती है? अव्यवस्थित गति होती है। अव्यवस्थित गति पूछ रहा है, सर्प के कौन से भाग में जो है अव्यवस्थित गति होती है? अव्यवस्थित गति, देखिए अव्यवस्थित गति जो होता है वो किस में होता है? तो पेश आपको विशेष पेशिया में अव्यवस्थित गति होती है। मछली के शरीर के कौन से हिस्से उसे पिछला हिस्सा ऊंचा करने में मदद करता है? पिछला हिस्सा को ऊंचा करने में मदद करता है, बताइए मछली के शरीर में वह कौन सा हिस्सा है? इसका आंसर 42 का आंसर होगा आपको बी नंबर, कंकाल द्रवुर। मानव कंकाल किस अंग के निर्माण में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं? चलिए 43 का आंसर होगा आपको बी नंबर, आंतरिक अंगों का। ठीक है, आंतरिक अंगों के निर्माण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, सहायता प्रदान करते हैं। पक्षियों को उड़ने में सहायक कौन सी अस्थियां होती है? बताइए, इसमें कह रहा है पक्षियों को उड़ने में सहायक कौन सी अस्थियां होती है? पक्षियों को उड़ने में सहायक इसमें पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा डी, हल्की और खोखले। पक्षी की हल्का होता है शरीर, ठीक है, खोखला होता है हड्डी। कंठाल किस अंग है? कंठाल किस अंग का है? देखिए कंठाल ये अंग जो है वो आपको कंकाल तंत्र का ही है। अस्थियों की कौन सी जोड़े विभिन्न प्रकार की होती है? अस्थियों की कौन सी जोड़े विभिन्न प्रकार की होती है? 46 का आंसर होगा डी, साहित्या। नेक्स्ट है केसुरुक दंड का सही अनुवाद। केसुरुक दंड का सही अनुवाद, इसमें केसुरुक दंड का सही अनुवाद, इसमें केसुरुक दंड का सही अनुवाद कौन होगा? तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर, ब्लैकबॉर्न। मानव कंकाल कितनी अस्थियों से बना होता है? तो इसका आंसर होगा 206, 206। नेक्स्ट है 49 नंबर है पेक्टोरल गर्दन का अनुवाद, यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्दन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, कंधे की अस्थियां, कंधे की अस्थियां। हृदयघात हृदयघात अब अवदोलन शरीर कौन सा है? हृदयघात अवदोलन शरीर कौन सा है? हृदयघात अवदोलन, हृदयघात अवदोलन। चलिए 50 का आंसर आपको होगा डी नंबर, डी नंबर होगा स्ट्रीम लाइन बॉडी। कंदुका खलीका संधि का क्या अर्थ है? कंदुका खलीका संधि का क्या अर्थ है? 51 का इसका आंसर होगा आपको बी, सॉरी सी नंबर होगा, बॉल एंड सर्किट ज्वाइंट, सॉकेट होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। शरीर के अंग जहां से मुड़ते हैं उसे कहते हैं, शरीर का अंग जो मुड़ता है ना जहां से, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा संधि जोड़, सी नंबर। शरीर की अस्थियां का ढांचा कहलाता है, शरीर की अस्थियां का ढांचा कहलाता है, तो 53 का आंसर होगा कंकाल तंत्र। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि है। ऊपरी जबड़े एवं खोप खोपड़ी, खोपड़ी जो होता है ना कपाल, खोपड़ी की संधि है, ऊपरी जबड़े और खोपड़ी की संधि है। 54 का आंसर होगा बी नंबर, अचल संधि है। ठीक है, खोपड़ी जो अचल संधि, अचल जो एक जगह स्थिर रहता है ना, अचल कहलाता है। ये पूछता है निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? तो खोखली और मजबूत पक्षी वर्ग का होता है। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? कौन सा जीव मिट्टी खाता है? तो 56 का सी होगा केचुआ। तिलचट्टा द्वारा किस प्रकार की क्रियाएं होती है जो बाएं कंकाल बनाती है? यहाँ पर बाह्य कंकाल होगा, 57 का आंसर होगा बी नंबर,
तीन जोड़े पैर और दो जोड़े पंखों का जुड़ना। अस्थियों को सीधे रूप से सहारा कौन देता है? अस्थियों को सीधे रूप से सहारा कौन देता है? तो 58 का आंसर 1 नंबर होगा, कंडरा संधि। उपास्थियां किस रूप से शरीर का सहारा बनाती है? उपास्थियां किस रूप से शरीर का सहारा बनाती है? शरीर का सहारा बनाती है, बी नंबर होगा इसका आंसर, संगीत रूप से। कोहनी की अस्थियां किससे जुड़ी होती है? केहनी की जो अस्थियां होती है, केहनी हाथ वाला, वो किससे जुड़ी होती है? तो इसका आंसर होगा कंडरास्थम। कंडरास्थम नहीं, संधि। कंडरास्थम आपको पढ़ने का है ज्योग्राफी में। गति करते समय किस संरचना से अस्थियां एकीकृत होती है? गति करते समय किस संरचना से अस्थियां एकीकृत होती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 61 का सी, स्नायु बंधन। जलीय जीवधारियों की गति का साधारण प्रकार क्या है? साधारण प्रकार पूछ रहा है यहाँ पर, इसका आंसर होगा लहराते हुए चलना। कंडरा खली का संधि किसे कहते हैं? कहते हैं मांसपेशी का जोड़। मांसपेशी का जोड़। कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है? कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है? चलिए, 64 का आंसर होगा डी नंबर, निर्दिष्ट नहीं की जा सकती, निर्दिष्ट नहीं की जाती। देखिए, कपाल का जो वो गति नहीं करता है ना, अचल रहता है, अचल। हमारी कोहनी पीठ की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? हमारी जो कह रहा है, हमारे कोहनी पीठ की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है? कोहनी जो है पीठ की ओर क्यों नहीं मुड़ सकता है? कारण क्या है? तो इसका कारण होगा संधियों की संरचना। हमारे शरीर में पाई जाने वाली उपास्थि के उदाहरण कौन कौन है? उपास्थि के उदाहरण इसमें कौन कौन है? 66 का आंसर होगा डी, नाक कान। शरीर की कौन सी संधि हड्डियों को जोड़ती है और लचीलेपन की अनुमति देती है? लचीलेपन या लचीलेपन होगा की अनुमति देती है। लचीलेपन इसमें ठीक लिखा हुआ है, असाइनमेंट में गलत है ना। लचीलेपन अनुमति देती है। चलिए, 67 का आंसर होगा बी, कंट्रा संधियां। किस उदाहरण से सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर स्पष्ट होता है? सजीव और कह किस उदाहरण से सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर स्पष्ट होता है? 68 का आंसर होगा बी। सजीव वस्तुएं किस प्रकार से आकार में वृद्धि करते हैं? तो उचित पोषण प्राप्त कर। सजीव वस्तुओं का मुख्य गुण क्या है? सजीव वस्तु जो मुख्य गुण उसका क्या है? सजीव वस्तु का मुख्य गुण क्या हो सकता है? बोल सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी सजीव वस्तुओं की एक विशेषता है? सजीव वस्तु की एक विशेषता इसमें कौन सा है? सजीव वस्तु की एक विशेषता, इसका आंसर होगा बी नंबर, भावनात्मकता। कौन सी वस्तुएं सजीव कार्य, कौन सी वस्तुएं निर्जीव है? कौन सी वस्तुएं निर्जीव है? कौन सी वस्तुएं निर्जीव है? तो इसमें निर्जीव जो होगा आपको सी नंबर। जानवरों में किन किन अंगों की वृद्धि होती है? जानवरों में किन किन अंगों की वृद्धि होती है? जानवरों में किन किन अंगों की वृद्धि होती है? 73 का आंसर होगा बी, सभी अंग। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? 74 का आंसर होगा पौधों। नेक्स्ट, मनुष्य की उम्र, मनुष्य
की उम्र के किस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि होती है? किस उम्र में अधिक वृद्धि होता है? इसका आंसर होगा आपको 75 का सी, 13 से 14 वर्ष। मनुष्य की उम्र के किस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि होती है? 13 से 14। कुत्ते के पिल्ले बैक्स बनने के लिए कितनी अवधि होती है? कितनी अवधि होती है? 76 का आंसर आपका होगा डी नंबर, 12 महीना। भोजन का प्रमुख कार्य है, भोजन का प्रमुख कार्य है तो ऊर्जा प्रदान करना। भोजन में कौन कौन से प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं? कौन कौन से प्रकार का हो सकता है इसमें? इसका आंसर होगा कच्चे और पके खाद्य। भोजन में कौन कौन से प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं? इसका आंसर होगा बी नंबर। कच्चे और पके खाद्य पदार्थ से मिलने वाले लाभ क्या है? मिलने वाले लाभ क्या होगा? तो संतुलित आहार। एनसीईआरटी है इसलिए इस ऐसा प्रश्न डाला गया है। विकास के किस अवस्था में पौधे के भ्रूण की वृद्धि होती है? विकास के किस अवस्था में पौधे के भ्रूण की वृद्धि होती है? 80 का आंसर होगा 1 नंबर बीज। सभी सजीव वस्तुएं किसके लिए श्वास लेते हैं? किसके लिए श्वास लेते हैं? 81 का आंसर होगा डी, इसका आंसर सभी। हमारे शरीर में श्वास का क्या कार्य है? हमारे शरीर में श्वास का क्या कार्य है? तो ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट है, कौन सा अंग श्वास के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है? श्वास के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है। 83 का आंसर होगा बी नंबर, फेफड़ा। और सब फेफड़ा में एक महत्वपूर्ण अंग है एल्वोलोई, एल्वोलोई जिसमें रक्त भरा रहता है। नेक्स्ट है, शोषण प्रक्रिया में किस गैस का उत्सर्जन होता है? शोषण प्रक्रिया में आपको कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है क्योंकि पौधे उल्टी दिशा में बढ़ते हैं और प्रकाश के प्रति आकृति विज्ञानीय अनुकूल करते हैं, इसलिए वे इस क्रिया को कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? 85 का आंसर होगा ट्रोपिज्म। इसका आंसर क्या होगा? ट्रोपिज्म, डी नंबर, ट्रोपिज्म। व्यक्तियों की त्वचा मुख्य रूप से क्या कार्य करती है? व्यक्तियों की त्वचा मुख्य रूप से क्या कार्य करती है? 86 का आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा ही है। पौधे रात के समय किसकी प्रक्रिया करते हैं? पौधे रात के समय किसकी प्रक्रिया करते हैं? 87 का आंसर सी, श्वसन। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, फोटोसिंथेटिक्स के माध्यम। किस प्रकार के पौधे अधिकांश रूप से रात के दौरान भी उच्च मात्रा में शोषण करते हैं? रात के दौरान भी वो उच्च मात्रा में जो है शोषण करता है। 89 का आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, सनीय पौधे। अंतःकालीय गैस, अंतःकालीय गैस विनिमय की प्रक्रिया में पौधे किस तत्व का उपयोग करते हैं? अंतःकालीय गैस विनिमय की प्रक्रिया में पौधे किस तत्व का प्रयोग करते हैं? किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। यदि हम रात्रि के समय कपड़े जलाए तो हमें किस गैस का ज़्यादा अनुभव होगा? कौन सा गैस का ज़्यादा अनुभव होगा? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेड़ पौधा रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं कर पाएगा। तराई क्षेत्र के पौधे किस प्रकार अनुकूलन कर सकते हैं? तराई क्षेत्र के पौधे, इसका आंसर होगा ए नंबर, जल की अधिक मात्रा को अवशोषित कर। किसी स्थान की जलवायु और
पर्यावरण में परिवर्तन से अनुकूलन प्रक्रिया किस प्रकार प्रभावित होती है? इसका आंसर होगा एक, अनुकूलन में वृद्धि होती है। किस परिभाषा का उदाहरण है पौधे द्वारा उद्दीपन के प्रति अनुकू अनुक्रिया? किस परिभाषा का उदाहरण है पौधे द्वारा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया? 94 का आंसर 1 नंबर होगा, रात में पत्तों का खिलना। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, अवांछित पदार्थ का निष्कासन, हानिकारक पदार्थ का निष्कासन। नेक्स्ट है, उत्सर्जन में किन पदार्थों का निष्कासन होता है? उत्सर्जन में किस पदार्थ का निष्कासन होता है? इसका आंसर होगा सी नंबर, उत्सर्जन के बाद अवांछित पदार्थ कहाँ निकलते हैं? 97 का आंसर आपको हो जाएगा सी, पौधे के बाहर। पौधे में उत्सर्जन कहाँ देखा जा सकता है? पौधे में उत्सर्जन आपको छाल में। सभी जीव किस किस प्रक्रिया के द्वारा अपने संतानों को जन्म देता है? 99 का आंसर बी, प्रजनन। आलू के किस भाग भाग से नया पौधा बनता है? आलू के किस भाग से, आलू के किस भाग से नया पौधा बनता है? तो नया पौधा जो बनता है वो, इसका आंसर होगा कलिकाय भाग से, कलिकाय भाग से। नेक्स्ट है, बायोगैस का उत्पन्न मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बायोगैस का उत्पन्न मुख्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? 101 का आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, विघटन। जैविक अपशिष्ट के विघटन को किस नाम से जाना जाता है? 102 का आंसर आपको होगा सी, विघटन। गंदे जल के उपचार में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? 103 का आंसर होगा सी, फिल्ट्रेशन। सेल को किस धातु की पट्टी से जोड़ा जाता है? सेल को किस धातु के पट्टी से जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपको बी, ताम्र यानी तामा। बल्ब का फिलामेंट किस सामग्री से बना होता है? इसका आंसर होगा टंगस्टन। बैटरी सेल में कितने प्लेट होते हैं? बैटरी सेल में कितने प्लेट होते हैं? इसका आंसर होगा 2 प्लेट। खाना बनाने के हीटर में किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइक्रोम। खाना बनाने का हीटर किस प्रकार अवयव होता है? कह रहा है यहाँ पे कि खाना बनाने का हीटर किस प्रकार का अवयव होता है? तो इसका आंसर होगा हीटिंग हीटिंग कॉइल। विद्युत फ्यूज किस कारण से जल जाते हैं? तो विद्युत फ्यूज किस कारण से जल जाते हैं? 109 का आंसर होगा आपको सी, किस कारण से जलता है? बी होगा, उच्च धारा। फ्यूज के स्थान पर आजकल कौन से उपकरण लगाए जाते हैं? आजकल जो है एमसीबी लगाए जाते हैं। एमसीबी के अंदर किस धातु की प्लेट होती है? एमसीबी के अंदर होता है आपको तांबा। एमसीबी में ओवरलोड होने पर किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है? ओवरलोड होगा तो होगा आपको आर्क। कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड फ्लोरो फ्लोर फ्लोरोसेंट कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट लैंप को छोटे रूप में कहा जाता है? कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट लैंप को छोटे रूप में कहा जाता है, तो इसे कहते हैं CFL। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का भी फुल फॉर्म पूछता है, लाइट इमिटिंग डायोड। फ्यूज के तार का मुख्य गुण क्या है? फ्यूज के तार का मुख्य गुण क्या है? तो कम कम तापमान पर पिघल जाना। विद्युत घंटी में किस पदार्थ के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है? विद्युत घंटी में किस पदार्थ के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है? 15 का आंसर होगा डी, लोहे के पत्ती। कुंडली कब विद्युत चुंबक बनती है? कुंडली कब विद्युत चुंबक बनती है? कुंडली कब विद्युत चुंबक बनती है?
कुंडली कब विद्युत चुंबक बनती है? 16 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? 17 का आंसर आपको होगा 1 नंबर, फ्यूज कहते हैं। डॉक्टर डॉक्टर कृष्णन डॉक्टर कृष्णन ने किस नए क्षेत्र में खोज काय किया है? मतलब कौन सा क्षेत्र में खोज किए हैं? 118 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, अल्पैका किस परिवार का जानवर है? अल्पैका किस परिवार का जानवर है? 119 का होगा आंसर सी। अस्टोरकर की बीमारी किससे होती है? अस्टोरकर की बीमारी किससे होती है? 120 का आंसर आपको हो जाएगा अस्टोरकर की बीमारी, इसका आंसर होगा सी नंबर। रेशम की खोज किस देश में हुई? रेशम का खोज किस देश में हुआ था? 121 का आंसर होगा आपको बी, चीन। रेशम के किस भाग को कच्चा रेशम कहा जाता है? रेशम के किस भाग को कच्चा रेशम कहा जाता है? 122 का आंसर होगा डी, रेशम कोकून। रेशम कीट कोकून का निर्माण किस पदार्थ से करता है? किस पदार्थ से? 127 का आंसर होगा एक, प्रोटीन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? रेशम कीट के पालन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सेरिकल्चर। रेशम की उत्पादकता के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो शहतूत। इनमें से कौन सी सामग्री मानव निर्मित है? इसमें मानव निर्मित कौन सा है? 26 का आंसर डी नंबर होगा, नायलॉन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट का पालन ना जो कहलाता है आपको सेरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, सत्या ने अपने वार्षिकोत्सव समारोह में पीले रुमाल में कौन सा पारदर्शी द्रव डाला? ये क्या है? सत्या ने अपने वार्षिकोत्सव समारोह में पीले रुमाल में कौन सा पारदर्शी द्रव डाला? 128 का आंसर होगा एक, सिरका। ऐसे पदार्थ जो नींबू के रस जैसे परिरक्षण देने वाले हैं उन्हें कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो नींबू के रस जैसे परिरक्षण देने वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अम्लीय, क्षारीय, कौन होगा इसका आंसर? 29 का आंसर होगा बी, अम्लीय। हल्दी का उपयोग किस प्रकार के पदार्थ की परीक्षण के लिए करते हैं? हल्दी का प्रयोग किसका परीक्षण के लिए करते हैं? चलिए, 30 का आंसर होगा आपको बी, क्षारीय। लिटमस पेपर के लाल रंग में नींबू के रस की बूंदें डालने पर कैसा होता है? नींबू का रस का बूंद डाल दीजिएगा तो हो जाएगा आपको लाल। ठीक है, लाल। फेनोल्फिन के रंगहीन सूचक विलयन में कितने प्रतिशत फेनोल्फिन पाउडर मिलाया जाता है? फेनोल्फिन पाउडर मिलाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 0.1%। फेनोल्फिन सूचक फेनोल्फिन सूचक के गुलाबी रंग का मतलब क्या होता है? फेनोल्फिन सूचक के गुलाबी रंग का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, क्षारीयता। फेनोल्फिन का रंगहीन सूचक किस घटना पर आधारित है? फेनोल्फिन का रंगीन सूचक किस घटना पर आधारित है? फेनोल्फिन का रंगीन सूचक किस घटना पर आधारित है? 134 का आंसर होगा आपको एक नंबर, अम्लता की पहचान। एसेटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एसेटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सिरका में।
फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल होगा आपको चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल का मुख्य स्रोत, साइट्रिक अम्ल का मुख्य स्रोत जो क्या है? संतरा है। लैक्टिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? तो दही है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें पालक होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है?